To all my dear students and all my friends, I am Priyesh Ghosh and I am here to tell you something which is very important for not only academics but also for the history of our nation and our freedom struggle. पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. Basically, I have done my BTech in computer science and engineering, after which I was in a technical field, but then due to my parents' pressure or parents' persuasion, I I prepared for many years in the government service examinations or civil service examinations specifically. And on the basis of this, I am telling you today this this thing which I have learned and this experience I want to share with you. So I will speak in both English and as well as the in Hindi, so that every person can understand this thing. It does not become a very sophisticated and aristocrat discussion. Now मैं आज शुरू करना चाहता हूँ उस पॉइंट से जो कि भारत में ब्रिटिश रूल का कैसे स्टार्टिंग हुई और उसका अंत कैसे हुआ, ये इस बात को समझाने के लिए ब्रिटिश इंडिया. ठीक. अब आपने सभी ने पढ़ा होगा और फिल्म भी देखी होगी, मंगल पांडे जो थी, आमिर खान जी ने जो फिल्म बनाई थी, उसमें आपने इस बात को देखा होगा कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि जिसकी की बेसिक शुरुआत कलकत्ता से हुई थी. एक्चुअली फोर्ट विलियम, मेरे दादाजी उस फोर्ट विलियम में ही जॉब करते थे, जहां से वो ट्रांसफर होकर इलाहाबाद में ओडी फोर्ट में आए थे. ठीक है. तो उस फोर्ट विलियम से जो है शुरुआत होती है ब्रिटिश रूल की. कलकत्ता जिनका कैपिटल सेंटर था पहले. तो उस ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है पहली बगावत या फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ 1857 में. तब हमारे देश में जो मेरा फाइंडिंग्स है, 80,000 सिपाहीज थे, जिसको सिपाही कहा जाता था. ब्रिटिश इंडिया के वो सोल्जर्स थे, जैसे कि आपके आपके मंगल पांडे हुए और हुए और एक ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जो है एक लहर दौड़ी थी. पोएम भी है कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी. तो दैट शोज दैट देयर वाज अ रिवॉल्ट इन इट. एंड कलकत्ता के बैरकपुर हो या मेरठ का जो शस्त्रागार था, जिसको हम आर्मरी कहते हैं, वहां से ये इसकी बहुत ज्यादा हार्ड लाइन फाइट हुई. लेकिन क्योंकि उनका कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं था, तो वो दबा दिए गए 1857 में. और ये 80,000 जो सोल्जर्स थे, जिनमें जो है एक रिवॉल्ट की भावना शुरू हुई और रिवॉल्ट हुआ. एक्चुअली सुअर के मांस से और गाय के मांस से जो है उन्होंने कारतूस बनाया, जिसको कि गन में फिट करना पड़ता था. एंड इट हैज टू बी टेयर्ड विथ योर टीथ. अपने दांतों से उसको खोलना पड़ता था. तो उसी सुअर और गाय के गोश्त के कारण ही ये इसका ट्रिगरिंग पॉइंट था. लेकिन उसको दबा दिया गया अंग्रेजों द्वारा और जो है कुचल दिया गया. तात्या तोपे उसके बहुत बड़े एक नायक थे. मंगल पांडे से उसकी बिगिनिंग हुई थी, और महारानी झांसी की रानी जी भी थी उसमें. और उसमें बहादुर शाह जफर का भी रोल ये था कि उसकी जो है उनको जो है वो ही वाज द ओनर ऑफ द रेड फोर्ट ऑफ द डे ऑफ इंडिया इन दिल्ली. लेकिन अंग्रेजों ने जब इसको दबाया, तो अंग्रेजों ने बहुत ही हार्ड लाइन एक क्रशिंग की. और जो है बहादुर शाह जफर का ट्रायल रेड फोर्ट में ही किया, क्योंकि उनको जो है अपना पॉइंट प्रूव करना था. और ये ऐसे हुआ. तो जब ये हुआ तो अंग्रेज सरकार को एकदम से, ईस्ट इंडिया कंपनी को एकदम से बहुत झटका लगा. और देन आफ्टर दिस थिंग, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, क्वीन ऑफ ब्रिटिश इंडिया took the over the government. Means government was imposed by the British Queen, right? Then in 1857 things started going forward. Then it was normally going forward. But what happened that there was a constant, what you can say, there was a constant type of rebellion or a smaller scale dissent against the British rule in India. That was the fundamental thing which was happening in India. So there was one person who was a civil servant in the British province of India. Because आपको समझना चाहिए, भारत का जो पूरा मैप, उसमें दो चीजें या तीन चीजें थी. एक तो था जो ब्रिटिश इंडिया था, जो ब्रिटिश कंट्रोल करते थे. एक था प्रिंसली स्टेट, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये था. और उसमें प्रिंसली स्टेट में एक हिंदू प्रिंसली स्टेट थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर था, जैसलमेर
और स्टेट थे, मुस्लिम स्टेट भी थे, जैसे कि आपका जूनागढ़ और हैदराबाद था। और सिख स्टेट था, पटियाला, सिख जो सिख रूलर जहां पर थे। तो इस तरह से भारत का पूरा मैप बना हुआ था। तो इस तरह से हुआ। लेकिन जब ये हुआ तो इसमें मेन पॉइंट थी कि अंग्रेजों को लगा कि हम इतने कम नंबर में हैं और इंडियंस की इतनी पॉपुलेशन है, हाउ टू मेक अ कनेक्टिविटी। देन इन 1885 a civil servant of the British Empire who was posted in the northern part of India, his name was Alan Octavian Hume. It was his idea to create an organization or a party which was called as the Indian National Congress. And आपको ये जान के बहुत इंटरेस्ट आपको मिलेगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, उसमें बेसिकली अगर आप देखें तो उसमें जो है सारे जो वकील, जिसको हम कहते हैं कि जो लॉयर्स थे उस टाइम के जो थे, उनको जो है इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और आप इस बात को भी अगर आप बहुत पैनी नजर से देखेंगे, इफ यू सी विद अ वेरी क्रिटिकल आई, देन द मेन ऑफ देम वर फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ Bengal or Calcutta based, because the British English education or the English culture reached Bengal at least many decades ago before it reached the rest part of India. मतलब जैसे पेशावर हुआ या सदर्न इंडिया हुआ या पंजाब हुआ, इन सब एरियाज में जब तक इंग्लिश का प्रभाव पहुंचा उससे काफी डिकेड्स पहले ये बंगाल में आया था। तो आप अगर देखें तो पहले जो थे मिस्टर डब्ल्यू सी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी पहले थे, फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिर दादा भाई नेहरूजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, फिर उसके साथ बदरुद्दीन त्यागी फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष बने। तो ऐसे काम चल रहा था, छोटे मोटे रिवॉल्ट होते थे, ऐसा काम चल रहा था। लेकिन रिवॉल्ट का बहुत बड़ा सेंटर उस समय का बंगाल था। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पंजाब में भी उस समय तक तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन बंगाल में एक था सेंटर। इसी को तो कांग्रेस नॉर्मली चल रहा था। लेकिन मैं एक छोटी सी बात, एक छोटा सा एक आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो कांग्रेस इनिशियली थी, जो कि 1885 में बनी थी, उसमें सब लॉयर्स थे और एक्चुअली उनका कल्चर था जो बड़े जिमखाने क्लब्स होते हैं वहां बैठ कर डिबेट करते थे। जैसे कोई इशू पे डिबेट हुआ, वो टी पार्टी वाले उस टाइप के। और ये जो लॉयर्स थे जिन्होंने कांग्रेस, जो इनिशियल कांग्रेस पार्टी में थे, जो पूरी लॉयर्स का जो था, जैसे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए, मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू, दिस टाइप ऑफ थे। और ये जब ब्रिटिश एम्प्रेस को अपना लेटर लिखते थे, वी योर लॉयल हम्बल सब्जेक्ट बेग टू यू टू प्लेज अस फॉरगिवेंस एंड जस्टिस, इस टाइप की भाषा, मतलब यू विल जस्ट बी मीन्स एब्स्ट्रैक्ट द वे दे स्पोक बिफोर द ब्रिटिश क्वीन। And it was means extreme चमचागिरी, what you can say। लेकिन कांग्रेस में को पहला झटका तब लगा जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंग को भंग किया, बंगाल को तोड़ा। और आपको नहीं पता होगा कि बंगाल में आज के करीब करीब आसाम का बहुत बड़ा एरिया, बिहार, झारखंड और उड़ीसा और बांग्लादेश, ये चारों आता था। लेकिन क्योंकि बंगाल में एक एक्सट्रीमिज्म का एक पॉइंट ऑफ सेंटर था, तो उन्होंने इसीलिए बिहार को और उड़ीसा को अलग कर दिया, जहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन बिहार में शायद 20% के आसपास रही होगी, और उड़ीसा में तो बहुत ही कम थी, और असम को भी अलग कर दिया। तो जो बेस्ट बचा बंगाल, जो कि आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है करीब करीब, उसमें उसने दो टुकड़े किए, एक को मुस्लिम मेजोरिटी किया, एक को हिंदू मेजोरिटी किया, और उसने कहा दिस इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो लेकिन इंडिया को समझ में आ गया, इंडिया के जो नेता थे, तो तब पहली बार इंडिया कांग्रेस की हार्डलाइन नेचर का कांग्रेस शुरू हुआ, और बहुत इसका विरोध हुआ, पूरे स्वदेशी मूवमेंट चला पूरे देश में, और कांग्रेस का ब्रेकअप हुआ 1907 में। कांग्रेस का ब्रेकअप हुआ, और ये पहली जो है हार्डलाइन कांग्रेस डेवलप हुई, जिसके कि 3 सबसे बड़े नेता थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक आज के महाराष्ट्र से थे और बॉम्बे प्रोविंस से थे, और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। और इनके सबसे बड़े, इनके स्टूडेंट कह लीजिए, इनके फॉलोअर थे ऋषि अरविंदो घोष, जिन्होंने ओपनली कहा कि कांग्रेस इज अ बिगिनिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन तब भी काम चलता रहा और कांग्रेस टूटी। लेकिन कांग्रेस में इस समय तक एक हार्डलाइन रिफॉर्म आया, और ब्रिटिशर्स ने इसको जब देखा कि इसको कैसे तोड़ सके, तो ब्रिटिशर्स ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसको डिवाइड एंड रूल कहते हैं, ठीक है। और 1916 आता है तो उन्होंने मुस्लिम जो भारत में जो पॉपुलेशन थी उसके नेता थे, उसमें कई नेता थे,
तो उन्होंने जो है लखनऊ में एक पैक्ट किया जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो देश में दो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, एक मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, एक नॉन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। ये बात कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक जो है वो पैक्ट बन गया, जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। आगे बड़ी बात तो 1919 में एक्चुअली क्या हुआ कि 1919 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी ने इसकी बेस रखी। मैं इसको एक छोटी बात और बता दूं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 टू 1918, तो तब जो है ब्रिटिशर्स क्योंकि इंडिया में रूल करते तो उनको सोल्जर्स चाहिए थे। तो कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया कि वी विल सपोर्ट द ब्रिटिश इन द वॉर एफर्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो 13 लाख फौज जो है हमारी लड़ने गई ब्रिटिशर्स के लिए। 70,000 वेर डाइड, उन्होंने शहीद हो गए, और 11 को विक्टोरिया क्रॉस मिला। इतना बड़ा सम्मान होता है, परमवीर चक्र तो इंडिया में होता है, विक्टोरिया क्रॉस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सब देशों में मिला के विक्टोरिया क्रॉस को दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हुई, और लेकिन जब ये पूरा हुआ तो बहुत उम्मीद थी कांग्रेस के, जो ये जो लॉयर्स का तबका था, वकीलों की जो एक झुंड था, बारात थी, इसको उम्मीद थी कि हम जो है हमको ब्रिटिश जो है अब डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। पंजाब जहां सबसे ज्यादा फौज जाती है, आर्मी की सबसे बड़ा कंटेंट पंजाब से होता है, वहां पर जो है जो एक एक कह लीजिए एक विरोध करने का एक जो है एक मूवमेंट चला, या विरोध करने का एक सभा एक बैठी, और उसमें जाके जनरल डायर ने तीन तरफ से घेरा और 150 लोग 1600 लोग मार दिए उसको जलियन वाला बाग में। तो वहां से हार्डलाइन वहां वो भी एक झटका था कांग्रेस को इसमें। तो ये तो हुई, और फिर जो है महात्मा गांधी 1915 में इंडिया है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने चालू की। अब ये जो है आपका जो गांधी जी जब पहुंचे इंडिया में, ये आपका जो है सेकंड फेज ऑफ भारत की आजादी की लड़ाई आप कह सकते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। अभी तक जो बड़े बड़े लॉयर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े क्लब और जिम खाना तक का जो उनका जो एक एकेडमिक डिबेट था वहां तक थी। गांधी जी ने इसको मास बेस्ड मूवमेंट बनाया, जब वो चंपारण के गांव में जो है आप कहिए, और सारे इंडिया में जो है गांव गांव में उन्होंने उठाया, भीड़ इकट्ठा हुई, लोगों ने जुलूस और प्रोसेशन निकाले। ये गांधी जी का रोल था। लेकिन गांधी जी क्योंकि अहिंसा के वो बहुत बड़े मानने वाले थे, तो उन्होंने कहा नहीं, आई विल कीप इट नॉन वायलेंट, आई विल नॉट यूज फोर्स और आई विल नॉट यूज वायलेंस अगेंस्ट एनीवन बिकॉज आई बिलीव इन। ब्रिटिशर्स को देखिए, वो क्यों हम उनको जो भी उन्होंने उनको वो बुरा बोले, लेकिन उन्होंने क्यों वर्ल्ड पे राज किया। उन्होंने गांधी जी को जब देखा तो उन्होंने कहा दिस कैन बी डेल्ट विथ। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी को जब जब उन्होंने अलग ट्रीटमेंट दिया, उनके सारे जो मीडिया वाले गांधी जी के पीछे पड़ गए, और पूरी तरह से गांधी जी को कहा गया कि वी आर टॉकिंग टू इंडियंस बिकॉज वी आर टॉकिंग टू महात्मा गांधी। ये हुआ, और सबके ऊपर बड़ा हार्ड ट्रीटमेंट हुआ। बाल गंगाधर तिलक को काला पानी कर दिया गया, लाला लाजपत राय को पीट पीट के हत्या कर दी गई, लेकिन गांधी जी को एक अलग ट्रीटमेंट दिया गया बिकॉज दे वांटेड टू से दैट नो, गांधी is the somebody whom we can deal with or whom we can contain. He can act as a safety valve of a pressure cooker. Was the role of that was the thinking of Britishers in respect. लेकिन जब आपको बताएं कि जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट एक्सट्रीम पे थी, तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर के शायद इर्द गिर्द एक जगह है चौरी चौरा, वहां पर भीड़ ने 22 पुलिसमैन को जला दिया। तो उससे गांधी जी ने कहा वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, एंड ही कॉल्ड बैक फॉर नॉन कोऑपरेशन। इससे बहुत गुस्सा बढ़ा लोगों के मन में, गांधी जी ने क्यों क्विट बैक कर दिया। पूरा इंडिया करीब करीब इट बिकेम अ सैडिस्टिक मूवमेंट फॉर इंडिया व्हेन नॉन कोऑपरेशन वाज पुल्ड बैक बाय महात्मा गांधी। अब इसके बाद जो था तीसरा फेज आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, और जिसकी की हम सब लोग जो है बहुत ज्यादा we should think that they are responsible for giving us freedom. And the third phase which is the thing that gave us freedom was led by the people like Chandrasekhar Azad, Shahid Azam Bhagat Singh, and what you can say Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, all of them who are the revolutionary extremist hardliners. They said that ये ब्रिटिश ऐसे नहीं जाएंगे। उन्होंने हार्डलाइन रूल अपनाया और उन्होंने वार पे वार किए। भगत सिंह का आप जाके बटुकेश्वर सत के साथ उन्होंने बम फेंका पार्लियामेंट में। उसमें सेकंड पॉइंट है जब उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी लाहौर में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ने मिलकर हत्या की।
और फिर जो है आज के बांग्लादेश में चिटागांव में सूर्य सेन जो ग्रेट रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने आर्मरी पे हमला किया, शस्त्रागार पे हमला किया। और जो है काकोरी, जो भी कुछ दिन पहले जो कांड हुआ, काकोरी कांड में जो है एक ट्रेन को लूटा गया, उसमें राजेंद्र लाहिरी, सचिंद्रनाथ सान्याल और सचिंद्रनाथ बख्शी, उसके साथ रोशन लाल, इशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देवर द वन हुए तो हुए। लेकिन ये इन लोगों ने जो है इसको शुरू किया, और इन लोगों ने जो है कहा कि इन्होंने शुरू किया, इन्होंने शुरू किया, लेकिन फिर वो कभी हार्ड होता, कभी सॉफ्ट होता। लेकिन 30s का युग आया, फिर तब वो हुआ तो, और फिर जो है भारत में बहुत स्ट्रांग लीडरशिप आई। सरदार पटेल थे, मदन मोहन मालवीय थे, कृपलानी साहब थे, मिस्टर कृपलानी थे, फिर आपके पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, तो इन दोनों को तो मैं मान ही लेता हूँ। तो जब ये चीजें हुई और बहुत हद तक जो है चीजें आगे बढ़ने शुरू हुई, तो जो है 1939 का जो एरा था, 1939 का जो युग था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए और हमारे लिए समझना। 1930s के एंड में आके जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है इलेक्शन लड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और गांधी जी उसमें सुप्रीम लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और गांधी जी के जो सबसे जो कह लीजिए निकट या फेवरेट कैंडिडेट थे सीतारमैया जी, उनके साथ सुभाष चंद्र बोस का कॉन्टेस्ट हुआ। और टू द सरप्राइज ऑफ द होल इंडिया, गांधी जी कैंडिडेट वॉज डिफीटेड बाई सुभाष चंद्र बोस in 38 and in subsequent in 39. And then there was a difference between Gandhiji and Netaji. Gandhiji said that we believe in peace and ahimsa. Netaji on the other hand said that no, we believe in hard power. और ये समय 39 का बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये 39 का एरा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय। 25 लाख 25 लाख इंडियन सोल्जर्स जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए लड़ने जाते हैं। और आपको पता होगा एक थी एक्सिस पावर, एक थी अलाइड पावर। एक्सिस पावर में तीन आपके सबसे जो मेन पार्टिसिपेंट थे, जो जर्मनी, जापान और इटली। अलाइड पावर जो इंग्लैंड जिसको हेड कर रही थी, इसमें अमेरिका था और वो सब थे। तो जर्मनी, जापान, इटली एक तरफ थे, और ब्रिटेन जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, इंग्लैंड और अमेरिका एक तरफ थे। ये इस तरह से जो है हुई। तो गांधी जी ने गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने समझाया, और कई बार हार्डली समझाया कि देखिए ये मौका है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जर्मनी और जापान इनके ऊपर चढ़े हुए हैं। अगर आपको आज़ादी लेना है तो आप अभी लीजिए, वरना कभी आपको आज़ादी नहीं देंगे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही आपको उलझा के आपके साथ डबल गेम खेलेंगे और बाद में जलियन वाला बाग टाइप पे कुछ करेंगे। इसीलिए जो है अभी मौका है, अभी अभी अगर आप ले सकते हो आज़ादी तो लो, वरना नहीं ले सकते। तो गांधी जी पहले तो वो जो है अहिंसा की बात ही कर रहे थे। लेकिन जो है 1942 आते आते, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, गांधी जी को भी एहसास हुआ कि ये ब्रिटिश गेम खेलना, ये ऐसे जाने वाले नहीं है। और गांधी जी ने आउट ऑफ द होल एंटी माइंडसेट ऑफ द कांग्रेस, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया, ही नारा लगाया भारत छोड़ो आंदोलन का। उस समय मौलाना आजाद और नेहरू चाचा और सब लोगों ने मिलकर कहा था कि देखिए अभी अब ये समय नहीं सही है, क्योंकि ब्रिटिश अभी युद्ध लड़ रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं। एक बार वो वर्ल्ड वॉर जीत जाए या हो, फिर हम उनसे आज़ादी की मांग करेंगे। तो सबने कहा कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा हुआ था, उन्होंने हमको जलियन वाला बाग दिया, तो अब क्यों आज़ादी देंगे? दे आर जस्ट प्लेइंग विद अस, वी हैव टू बी हार्डर ऑन दिस। तो जो है गांधी जी ने इसको लॉन्च किया, लेकिन पूरी जो ब्रिटिश उनके सुपर इंटेलिजेंस थी, उन्होंने जो है पूरी इंडियन ट्रूप्स को रिप्लेस किया। उन्होंने 56 या 57 व्हाइट बटालियंस फ्रॉम न्यूजीलैंडर्स, कैनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस सबको इंडिया बुलवाया और पूरी कांग्रेस को अंदर कर दिया। मौलाना आजाद से लेके गांधी जी को सबको अंदर कर दिया और इनको जेल में बंद किया। और वर्ल्ड वॉर होने के समय तक दे वर इन द जेल, दे वर नॉट अलाउड टू कम आउट बिकॉज दिस वुड फिट द पर्पस ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये एक इशू था। तो लेकिन एक बात थी कि इस समय तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो जो आप कभी अगर गए होंगे कलकत्ता में उनका घर था, वहां से साधु बन के
उन्होंने अपना भेष बदला और मौलवी जियाउद्दीन बन के और निकले बाहर। फिर गोमो करके एक स्टेशन है झारखंड में आजकल आता है, वहां से होते हुए नॉर्दर्न प्लेन्स से होते हुए पंजाब पंजाब जो आज का जिसमें कि अमृतसर लाहौर आता है, उससे आगे चल के वो अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान के के पार करते ही वो उस समय के सोवियत यूनियन में पहुंच गए और वहां से वो हिटलर के पास पहुंचे। हिटलर से उसने कहा कि आई वांट फ्रीडम ऑफ माय कंट्री, दैट्स व्हाई आई वांट फोर्स। तो हिटलर हैज अ वेरी सुप्रीमेसिस्ट अप्रोच, उनका व्हाइट सुप्रीमेसी का अप्रोच था। लेकिन तब भी जो है उन्होंने हिटलर ने जो है कहा कि the only way to, or you can fight the Britishers when you have a very hard power, hard army power। तो वहां से जर्मनी से और उस यूरोप के करीब करीब से वो घूमते हुए वो पहुंचे जापान। जापान का जो रूट है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। और फिर जापान से उन्होंने 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 फौज क्रिएट की जिसकी 3 डिविजन्स थी। और रानी लक्ष्मीबाई, महारानी झांसी की रानी का उनका वो था जो वुमेन्स उनका वुमेन्स जो आर्मी का सेक्शन था उसको महारानी लक्ष्मीबाई, जो उनका वुमेन्स का आर्मी का सेक्शन था उसको झांसी की रानी के नाम पे बनाया गया। ये 4 सेक्शंस हुए उनके, ठीक है। और उनके जो आर्मी के चीफ थे 3 थे। एक मिस्टर ढिल्लों थे जो कि सिख थे, एक प्रेम सहगल जी थे जो कि हिंदू थे, और एक थे मिस्टर शाहनवाज जो कि मुसलमान थे। ये 3 उनके सबसे बड़े नेताजी के आर्मी के जो सब कमांडर थे। तो ये हुआ। तो इन्होंने जो है अपने ईस्टर्न इंडिया को अपना गेटवे बनाया और इन्होंने जो है अगर आप जाएंगे बर्मा में इरावदी नदी है उसको पार करके मणिपुर में, और मणिपुर की जंग लड़ी। 60,000 की इनकी बटालियन टोटल आर्मी थी और 60,000 की आर्मी ने ईस्टर्न फ्रंट में जो है लड़ाई लड़ी ब्रिटिश इंडिया से, आज का जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, नियर अबाउट वो एरिया में लड़ी। और मणिपुर में जो है सबसे बड़ा मणिपुर और कुछ वो जो पूरा जोन है उसमें लड़ाई लड़ी और बहुत ही हार्ड लाइन लड़ाई लड़ी। और जापान के एक्चुअली मिस्टर तोजो थे जापान के सबसे बड़े नेता, लेकिन जापान से उनको समर्थन मिला। जापान से उनको जब जापान से नेताजी को समर्थन मिला और नेताजी ने आजाद हिंद फौज की साथ आजाद हिंद हुकूमत, आजाद हिंद गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जिसको 11 कंट्रीज से रिकॉग्निशन मिली इंक्लूडिंग द यूएसएसआर, जो रशिया जिसका बहुत बड़ा एक हिस्सा होता था, वो उसको मिली नेताजी को। नेताजी ने जब ईस्टर्न साइड से हमला किया इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए, तो 60,000 की फौज थी जो कि ब्रिटिश इंडिया जो कि सुप्रीम वर्ल्ड वॉर विनर थे उनके साथ लड़ी। 60,000 में 26,000 की डेथ हो गई, उस या शहादत को प्राप्त हुए हो उस वार को लड़ते लड़ते। अब जो बची फौज उसने बहुत ही वो सरेंडर नहीं किया, उसने आखिरी तक लड़ते रहे जब तक कि उनको पकड़ा नहीं गया। तो 3 उनके सबसे बड़े जो कमांडर थे, मिस्टर ढिल्लो हुआ था सिख, मिस्टर प्रेम सहगल हुआ था हिंदू, एंड मिस्टर सेनावाज हुआ था मुस्लिम। 3 वे कैप्चर्ड। और नेताजी जो है वो प्लेन से जो है वो ही एस्केप्ड एंड ही वांटेड टू गो टू रशिया सो दैट ही कैन अगेन लॉन्च एन आर्मी टू इन्वेड द ब्रिटिश इंडिया, राइट। तो लेकिन अब हुआ क्या, 45 में ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर जीत गया। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब हम हिंदुस्तानियों को सबक सिखाएंगे कि उन्होंने हम पे हथियार कैसे उठाया। तो आईएनए ट्रायल्स, इंडियन नेशनल आर्मी के जो कैप्चर्ड आर्मी मेंस थे उनका ट्रायल शुरू हुआ रेड फोर्ट में। और उन्होंने पूरी मीडिया को कहा कि और पूरा पेपर्स में दिया कि अब तो नेताजी की फौज की ट्रायल होगी, इनकी नाक रगड़ी जाएगी। लेकिन इसके ये जब ट्रायल शुरू हुआ तो पूरे इंडिया में जो है एक आग जैसी लग गई। और एक्चुअली इट वाज फ्रॉम बॉम्बे एंड कराची, जो जहाँ शिप नेवल बेस था वहाँ पहला रिवोल्ट हुआ। 79 आउट ऑफ 80 शिप्स रिवोल्टेड। जो मिलिट्री एरिया है इंडिया के, जबलपुर का एग्जांपल ले लीजिए, और जो सारे मिलिट्री एरिया थे वहां पर भयानक रिवोल्ट हुआ और पूरे इंडिया में जो एक तरह से आग लग गई रिवोल्ट की। ये एक बहुत बड़ी कहानी है। और जब रिवोल्ट की आग लगी तो जो है जिन 3 को पकड़ा था और आईएनए के सोल्जर्स को पकड़ा था ब्रिटिशर्स ने कोर्ट मार्शल करने के लिए, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स को सॉफ्ट होना पड़ा क्योंकि इतना ज्यादा जो है रिवोल्ट हुआ। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, भारत की पॉपुलेशन थी 38 करोड़ करीब करीब। ब्रिटिशर्स थे 40,000 इन जनरल और वॉर टाइम पे वो 80,000, उससे ज्यादा कोई ब्रिटिशर्स नहीं थे। इसको गोरे कहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट
any community of India, Christian, Muslim, Hindu. No, I'm sorry, Gora, who came from London, and Indian army was 25 lakh, and it was not only sepoys. They had generals like Cariappa. Cariappa was a Major General Cariappa, Major General Thimaiya. All of them were high post. 25 lakh forces went to for fight in the Second World War in the British Indian Army, and they were great. They were great soldiers. They fought Japanese. They fought Italians, and they fought Germans. This was the greatness of this Indian Army, 25 lakh. So this army revolted, and the Britishers, it was, I think, Lord Wavell, all of them wrote letters that we cannot control the Indians. We need to employ another 10 lakh or like this British army to control India, because this army will throw us out by throwing stone on us, because they are 25 lakh, we are 40,000. तो जब इस टाइप की रिवॉल्ट हुई, इसको आईएनए ट्रायल्स कहते हैं, और एक बहुत ही फेमस कहावत है कि लाल किले से आई आवाज, ढिल्लन ढिल्लन सहगल शहनवाज, days were the cheap, and then it happened and it spread like fire. And when the Britishers came, they all these main cities of India, Lahore, Karachi, Bombay, Delhi, Calcutta, all of them, there was fire, and the Britishers, it was only said, get out of India, you have no place here now. So then they came, and then they placed Mountbatten, और माउंट बैटन से पहले कहा कि आप डिक्लेयर करो कि वी विल लीव इंडिया. तो माउंट बैटन ने कहा यस वी विल लीव इंडिया, एंड उसने पहले तो डेट फिक्स नहीं थी, बाद में बहुत बाद में डेट फिक्स किया गया कि हम लोग 15 अगस्त मिड अगस्त को हम जाएंगे. जब डेट फिक्स हुआ तो फिर प्रॉब्लम हुई कि बाय डिफॉल्ट जो हिंदू कम्युनिटी थी भारत में, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का मैं पूरा कहूँ तो वो भारत में करीब 75 to 76% थे. अनडिवाइडेड इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी 24% के आसपास थी. तो अगर वोट का लॉ उस पर लगे तो 76% कभी भी मेजोरिटी में ही वो आएगी, वो माइनॉरिटी तो हो नहीं सकती. तो मिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग को जो है ये बात बहुत खटक रही थी कि हम, और जो स्पेशली जो हमारे जो पूरे जो नवाबत थी, जो उत्तर प्रदेश, हैदराबाद निज़ाम, रामपुर के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, दे वर द मोस्ट पर्सन हु वर द मोस्ट क्रिटिकल, बिकॉज दे सेड दैट कि हमने तो इन पर रूल किया है, अब ये हम पे हुकूमत करेंगे, क्योंकि ये 76% है. जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी उस समय इंडिया की हिंदू पॉपुलेशन, उसमें 1% क्रिश्चियन को भी आप जोड़ दीजिए तो ये नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन 76% करीब थी अखंड भारत में, अनडिवाइडेड इंडिया में. तो जब इस तरह की चीजें पूरी हुई और जब इस तरह का पूरा हुआ तो जो है दूसरा एक मूवमेंट शुरू हुआ, वो था पार्टीशन ऑफ इंडिया का मूवमेंट. पहले ही हुआ था वो एक्चुअली 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है लाहौर में ये डिक्लेरेशन किया कि वी वांट पाकिस्तान बिकॉज कांग्रेस इज अ हिंदू पार्टी एंड मुस्लिम विल ऑलवेज बी स्लेव्स इफ कांग्रेस कम्स टू पावर. तो जिन्ना ने किया. तो तब जो है सबसे पहली बात सारे शहरों में, पटना में और उसमें दंगे हुए, लेकिन इसकी बिगिनिंग कैलकाटा में डायरेक्ट एक्शन डे से हुआ था. जब जिन्ना ने कहा था कि 16 अगस्त को हम फॉर डायरेक्ट एक्शन करेंगे. कैलकाटा में करीब करीब हजारों लोग मार दिए गए थे, और वहाँ के एच.एस. सोहरावर्दी वहाँ के उस समय हेड ऑफ द स्टेट कह लीजिए, या वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो आज कहते हैं, उस समय सोहरावर्दी, मिस्टर सोहरावर्दी कैलकाटा के उस समय सबसे बड़े थे. और जो है वो बंगाल के सैयद सोहरावर्दी कहते हैं उनको, बंगाल के उस समय प्रीमियर थे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे, हेड ऑफ द स्टेट. और ही बैंड द पुलिस फॉर 3 days. पुलिस को छुट्टी दे दी ताकि वो दंगे जो है भड़क सके, और उसमें कैलकाटा किलिंग में पूरा दंगा इंडिया में भड़क गया. तो लास्ट जो है भारत का बंटवारा इनएविटेबल लगने लगा. तो कांग्रेस में उसमें पटेल थे, नेहरू थे, सबने बहुत दुखी मन से कहा कि अब भारत को तो तोड़ना ही पड़ेगा, इट हैज टू पार्टीशन. तो मेन तो सबसे बड़े फाइनेंसर तो मुस्लिम लीग के ये हैदराबाद, जूनागढ़, रामपुर और ये सारे नवाब थे. ये तो इंडिया में थे, ऐसे रीजन में था जहाँ की हिंदू मेजोरिटी थी. तो कैसे करते वो. तो उन्होंने तब नेहरू चाचा के फ्रेंड थे, माउंट बैटन को उनके फ्रेंड थे सर साइरल रेडक्लिफ, उनको इंडिया में बुलाया और कहा कि आप दो लाइन खींच दीजिए जिससे कि पाकिस्तान डिफाइंड हो जाए. तो होगा कैसे, तो जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी उस जगह को पाकिस्तान कहा जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हुआ. तो आज जो हम देखते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो लाइन क्रॉस कर दी गई, ये एक्चुअली आपके पाकिस्तान का बनाया. लेकिन इसके बावजूद 3 सबसे बड़े टेंशन के कारण थे. 2 तो इसलिए थे क्योंकि एक जूनागढ़ और हैदराबाद जो कि हिंदू मेजोरिटी होने के बावजूद जिनके जो रूलर थे मुस्लिम थे, नवाब थे मुस्लिम थे, तो वो तो है. तीसरा वो उल्टा केस था, वहां के राजा थे हिंदू लेकिन जनता 70% ज्यादा, 75% के आसपास मुस्लिम थी, वो थी जम्मू एंड कश्मीर, जिसके महाराजा हरि सिंह थे.
तो और तीनों ने ही कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो लेकिन ऐसा कहा, और जूनागढ़ को तो पटेल ने कर दिया कैसे ना कैसे, लेकिन हैदराबाद ने कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। और 47 15 अगस्त को हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं था, इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन कश्मीर भी इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। कश्मीर ने इंडिया पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि महाराजा जब वहां पर एज अ रूलर थे, तभी पाकिस्तान ने हमला कर दिया। आज का जो पीओके हम जिसे कहते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान एंड मुजफ्फराबाद, उस रूट से हमला किया उन्होंने। और महाराजा डिफेंसलेस हो गए। वहाँ की चार कहते चार चार वहाँ की यूनिट्स थी, दो मुस्लिम यूनिट थी, दो डोगरा यूनिट थी। तो मुस्लिम यूनिट डिसइंटीग्रेट हो गई है, उन्होंने रिवोल्टर्स या जो जो बाहर से हमलावर थे उन्हीं का साथ दे दिया। और महाराजा श्रीनगर ओपन हो गया, और महाराजा उनको कुछ सूझ नहीं आया, तो उनके तो फिर उनको मजबूरी में भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना उनकी एक व्यवस्था हो गई। इट वाज देयर वाज नो अदर ऑप्शन। सो व्हाट हैपेंड दैट Maharaja said that I want to exit India because I want to save Kashmir. And it is a very great story that Maharaja on his sleep said to his diwan that I am giving you this pistol, मैं आपको एक बंदूक दे रहा हूँ, अगर कल तक फौज इंडिया की नहीं आई तो आप मुझे गोली मार दीजिएगा। And Maharaja came and signed the instrument of accession in Delhi. When Maharaja came, then the Indian forces started from Palam airport. All of them made a flight and they reached Srinagar. And then the war equation of the war changed, and it happened all over Baramulla, and all of them the war was happening, right? This was the war happening in Jammu and Kashmir. But the other problem was Hyderabad. They said that our independence is non-negotiable, and they threatened Patel that they will never ever allow Hyderabad to become a part of India. But Hyderabad was a very simple case for Patel, because it was a complex case, but it's democracy supported India. Hyderabad has 87% non-Muslim or Hindu population. So by default, it has to come into India. So Patel attacked Hyderabad from all the sides, और इंडियन टैंक्स को चढ़ा दिया, और हैदराबाद 5 दिन के अंदर हैदराबाद ने सरेंडर कर दिया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी ये हिस्सा था कि उसका करीब करीब 35% या उससे ज़्यादा टेरिटरी पाकिस्तान के पास थी, और रेस्ट इंडिया के पास थी। और कुछ लोग कहते हैं 40%, लेकिन 35% तो थी पाकिस्तान के पास, जितना कि लोग कहते हैं, जितना कि तो ये थी। तो जब ये हुआ तो करियप्पा जी ने कहा नेहरू चाचा से कि हमको समय दीजिए, हम पूरे पाकिस्तान को जो है हम कश्मीर को खाली करा लेंगे। लेकिन पता नहीं उस समय क्या प्रेशर था या क्या इशू था नेहरू जी के ऊपर। उन्होंने कहा कि नहीं, हम यूएन में जाके इस इशू को लड़ेंगे, इस केस को लड़ेंगे, और जितना कश्मीर अभी है उसको तो इंडिया के पास है, यूएन में जाकर हम पूरा कश्मीर लेंगे, और हम केस लड़के जो है इसको एक लीगल वे में हम कश्मीर लड़ेंगे। ये जो है चाचा ने डिक्लेयर किया नेहरू ने, और यूएन एक तरह से मीडिएटर बना, या मिडल मैन या थर्ड पार्टी बना कश्मीर को डील करने में, और कश्मीर को इशू को सुलझाने में, टू सॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर, or to resolve the issue, UN became a party in the case of Jammu and Kashmir, and India and Pakistan were the two parties, and UN became a type of what you can say an umpire or a judge who will give a final verdict on Kashmir. So UN had a passed resolution on Jammu and Kashmir. तो रेजोल्यूशन का जो अगर आप उसको पढ़े, यूएन कहती है कि हाँ, हमने ये देखा कि पाकिस्तान की तरफ से एग्रेशन हुआ, तो पाकिस्तान इज एग्रेसर, ठीक है, और पाकिस्तान ने जो टेरिटरी ऑक्युपाई की है, और ये तो ऑन पेपर है, ऑन ग्राउंड है, तो ठीक है। अगर जब लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन ठीक हो जाएंगे, जब ये नॉर्मलाइज कंडीशन हो जाएगा, तो पाकिस्तान को पहले जो 35% ज्यादा उसने टेरिटरी ऑक्युपाई की है, उसको पाकिस्तान को लीव करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज Pakistan has to vacate all the territory of Jammu and Kashmir which it has occupied. India will keep its minimum force in the place where India is currently situated, and in this process there will be a self determination or voting or a plebiscite, as they say, which will take place, and that will decide whether Jammu and Kashmir will go that side or this side, to India or Pakistan. But the first condition is that the POK, which is near about 35 to 40% of Jammu and Kashmir, has to be completely vacated by the Pakistani army. Then only plebiscite can happen. That is the UN resolution of 1940 and 49. So that is the thing, that how from 1885 AO or otherwise from 1857 first war of independence Mangal Pandey to 1947 and to Kashmir, this is the story of India.
आई होप दैट आप लोग को मेरी ये पूरा जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया अच्छा लगा होगा। ये मैंने बहुत मेहनत से स्टडी किया हो, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ। और आज हमारे महान शहीद श्री खुदीराम बोस जी का शहीदी दिवस है, उनका आज ही उनको फांसी दी गई थी। इसीलिए मैंने ये दिन चुना, ताकि मैं आप सबको बता सकूं और भारतवर्ष के लोगों की आंखें खोल दूं कि हमारे जो हमको अगर इंडिपेंडेंस मिला, ब्रिटिश हमसे गए, और पूरी जो हमारी जो स्टोरी है जो ब्रिटिश इंडिया की, वो किस किस आधार पे हुई, मैं आपको बताना चाहता था। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।